कक्षा 12 अर्थशास्त्र पार्ट 1 का दूसरा अध्याय है उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत। प्यारे बच्चों, आज का सवाल है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को उदाहरण एवं रेखाचित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। उपयोगिता के बारे में आपको पहले बताया जा चुका है। उपयोगिता का मतलब होता है जब हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं तो उससे जो हमें संतुष्टि मिलती है उसी को उपयोगिता कहा जाता है। जैसे हम खाना खाते हैं तो हमको संतुष्टि मिलती है, हम कपड़ा पहनते हैं तो उससे भी हमें संतुष्टि मिलती है, हम मोबाइल खरीदते हैं, हम कार खरीदते हैं, बाइक खरीदते हैं या जो कोई भी सामान हम खरीदते हैं और उसका हम उपभोग करते हैं तो उससे जो हमें संतुष्टि मिलती है वही उपयोगिता कहलाती है। जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो इसका मतलब उससे हमें संतुष्टि मिल रही है और वही हमारी क्या होती है, उपयोगिता कहलाती है। लेकिन इसमें पढ़ना है हमें सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। ह्रास नियम का मतलब होता है, ह्रास का मतलब डिक्रीज होना, घटना। तो उपयोगिता ह्रास नियम क्या है? उपयोगिता ह्रास नियम का मतलब यह है कि जब हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं तो उससे हमें संतुष्टि मिलती है और उसी वस्तु का जब हम दोबारा उपभोग करते हैं, तिबारा उपभोग करते हैं तो उससे हमें जो हमारी जो उपयोगिता होती है वो क्या सीमांत उपयोगिता होती है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। यही इसका उपयोगिता ह्रास नियम है। उदाहरण के लिए जैसे हम जब खाना खाते हैं तो जब हम पहली रोटी का उपभोग करते हैं तो हमें ज़्यादा उपयोगिता मिलती है और जब दूसरी रोटी का उपभोग करते हैं तो उससे कम उपयोगिता मिलती है, तीसरी रोटी का उपयोग करते हैं तो उससे कम मिलती, चौथी रोटी का उपभोग करते हैं तो उससे कम हमें उपयोगिता मिलती है। तो यही उपयोगिता ह्रास नियम है। नीचे सारणी दी हुई है, अभी सारणी के द्वारा आप देखेंगे तो आपको ये पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित है और साधन सीमित होते हैं सदा, ये अर्थशास्त्र में पहले आपने पढ़ा है। तो मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती हैं तथा एक समय विशेष पर एक ही आवश्यकता विशेष की संतुष्टि किया जा सकता है। यानी मनुष्य की जो इच्छाएं हैं बहुत ज़्यादा होती हैं और एक समय में केवल एक ही ज़रूरत की पूर्ति हो सकती है। एक ही जो है वस्तु की उपयोगिता हमको या उसकी संतुष्टि एक बार में एक ही वस्तु की संतुष्टि हमको मिलती है। आवश्यकताओं की इसी विशेषता पर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम आधारित है। यह उपभोग का एक महत्वपूर्ण नियम है और दैनिक जीवन के अनुभव पर आधारित होने के कारण यह नियम सार्वभौमिक और सर्वमान्य है। इस नियम का सबसे पहले उल्लेख ऑस्ट्रियन अर्थशास्त्री H.S. गोसेन ने किया था, इसीलिए इसे गोसेन का नियम भी कहा जाता है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को गोसेन का नियम भी कहा जाता है। अब इसमें देखिए इसकी कुछ परिभाषाएं हैं। मार्शल के अनुसार किसी व्यक्ति के पास वस्तु विशेष की स्टॉक में एक दी हुई मात्रा में वृद्धि होने पर उसे जो अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है वह स्टॉक में होने वाली प्रत्येक वृद्धि के साथ घटता जाता है। दूसरी परिभाषा है प्रोफेसर चैपमैन के अनुसार जितनी ही कोई वस्तु अधिक मात्रा में हमारे पास होती है उतनी ही हम उसकी अधिक वृद्धि कम अंश में चाहते हैं या उतनी ही हम उसकी वृद्धि नहीं चाहते हैं। इसे अभी आप सारणी के द्वारा देखेंगे तो एकदम बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इसे एक उदाहरण के द्वारा देखिए हम देखते हैं। माना एक व्यक्ति अपनी भूख संबंधी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए रोटी की विभिन्न इकाइयों का उपभोग करता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए जो है अब खाना खा रहा है, खाना खाने से अब उसे उपयोगिता मिलती है, संतुष्टि मिलती है। तो अपनी भूख को मिटाने के लिए वह विभिन्न रोटियों का जो उपभोग कर रहा है, मतलब कई रोटी खा रहा है अपनी भूख मिटाने के लिए, खाना खा रहा है। तो पहली रोटी का उपभोग करने पर उसे जितनी उपयोगिता प्राप्त होती है रोटी की दूसरी इकाई से उसे अपेक्षाकृत कम उपयोगिता प्राप्त होती है। यानी पहली रोटी से जितनी उसे उपयोगिता मिलेगी
दूसरी रोटी से उतनी उपयोगिता नहीं मिलेगी, बल्कि उससे थोड़ी उपयोगिता कम मिलेगी। तीसरी रोटी खाएगा तो और कम मिलेगी, चौथी रोटी खाएगा तो और कम मिलेगी। ये जो है इस नियम में है। रोटी की दूसरी इकाई से उसे अपेक्षाकृत कम उपयोगिता प्राप्त होती है। वह ज्यों-ज्यों रोटी की अगली इकाइयों का उपभोग करता जाता है, त्यों-त्यों उसके उपभोग से प्राप्त सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। तो 5वीं इकाई तक उपभोग के इस क्रम में एक ऐसा बिंदु आ जाता है जहाँ उसे शून्य के बराबर उपयोगिता प्राप्त होती है। 6ठी इकाई यदि वह इसके बाद भी उपभोग कर जारी रखता है तो उसे ऋणात्मक उपयोगिता प्राप्त होती है। और 7वीं इकाई रोटी की विभिन्न इकाइयों के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है। तो यहाँ तालिका आप ध्यान से देख लीजिए। पहली रोटी का उपभोग कर रहा है तो 8 के सीमांत उपयोगिता हमारी 7 जो है हो रही है। सीमांत उपयोगिता हमारी कितनी हो रही है? सीमांत उपयोगिता हमारी हो रही है 7। पहली इकाई का उपभोग कर रहा है तो सीमांत उपयोगिता कितनी हो रही है? 8 हो रही है। और कुल उपयोगिता कितनी हो रही है? 8 हो रही है। दूसरी इकाई का उपभोग करता है तो हमारी सीमांत उपयोगिता 7 हो रही है, लेकिन कुल उपयोगिता कितनी हो रही है? ये 8 और 7 15 हो रही है। तीसरी इकाई का उपभोग करता है तो 5 के बराबर उपयोगिता प्राप्त सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है। और कुल उपयोगिता 15 5 20 के बराबर होते हैं। तो सीमांत उपयोगिता जो होती है वो हमारी घटती जाती है अगली इकाई का उपभोग करने से, और जो कुल उपयोगिता होती है वो क्या होती है? प्लस होती जाती है, यानी बढ़ती जाती है। तो चौथी इकाई का उपभोग करने से हमें सीमांत उपयोगिता 3 के बराबर मिलती है और कुल उपयोगिता 23 के बराबर मिलती है। 5वीं इकाई का उपभोग करने से हमें सीमांत उपयोगिता 1 मिल रही है और कुल उपयोगिता हमारी 24 हो गई। लेकिन अब यहाँ देखिए, सबसे मेन देखना है कि 6ठी इकाई का उपभोग करने से हमें 0 के बराबर उपयोगिता मिली, यानी 6ठी इकाई का उपभोग अब हम कर ले रहे हैं तो अब हमें कोई उपयोगिता प्राप्त नहीं हो रही है। इसका मतलब हमको पूर्ण संतुष्टि मिल गई है। और कुल उपयोगिता हमारी क्या हो जाएगी? कुल उपयोगिता हमारी 24 हो जाएगी। ये हमारी पूर्ण संतुष्टि है। ये 24 हमारा क्या हो गया? पूर्ण संतुष्टि की हो गई हमारे। अब इससे ज़्यादा हमको उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम 7वीं इकाई का भी उपभोग करते हैं तो 7वीं इकाई का उपभोग करने से, क्योंकि हमको पूर्ण संतुष्टि जो है मिल चुकी है 6ठी इकाई के करने से, तो अगर 6ठी इकाई का हम उपयोग करते हैं तो हमारी सीमांत उपयोगिता हमारे ऋणात्मक हो जाएगी, घट जाएगी, घटने लगेगी। और कुल उपयोगिता हमारी जो है क्या हो जाएगी? कुल उपयोगिता भी हमारी जो है घटते क्रम में काउंट की जाएगी। तो ये है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम प्रति अगली इकाई का उपभोग करने से वो क्या होती है? घटती जाती है। और एक बिंदु ऐसा आ जाता है जहाँ पर हमारी सीमांत उपयोगिता जो है 0 हो जाती है, और उससे आगे अगर हम उपयोग करते हैं तो उसकी उपयोगिता हमें ऋणात्मक हो जाती है, माइनस में आ जाती है। और कुल उपयोगिता हमारी क्या होती है? सीमांत उपयोगिता जब 0 हो जाती है तो हमारी कुल उपयोगिता बिल्कुल पूर्ण संतुष्टि की स्थिति में आ जाती है। और उससे ज़्यादा अगर हम उपयोग करते हैं तो कुल उपयोगिता भी हमारी घटते हुए क्रम में काउंट होने लगती है। तो ये हो गया हमारा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। अब इसको एक जो है हम उसके डायग्राम के द्वारा देखेंगे। तो डायग्राम के द्वारा अभी आप देखेंगे तो देखिए आपको मिलेगा डायग्राम के द्वारा। इसे हम डायग्राम के द्वारा भी समझने का प्रयास करेंगे। रेखा चित्र द्वारा निरूपण देखिए, इस रेखा चित्र में ओ एक्स अक्ष पर रोटी की इकाइयाँ, ओ एक्स जो हमारा ए अक्ष है, ओ एक्स जो अक्ष हमारा है, जो ओ एक्स अक्ष है, ये हमारा रोटी की इकाई दिया हुआ है। और ओ वाई रेखा पर हमारा जो है क्या दिया हुआ है? ओ वाई अक्ष पर हमें जो प्राप्त उपयोगिता है वो दिखाया गया है। ये चीज़ें हैं इसमें। ओ एक्स अक्ष पर हमारा रोटी की इकाई है और ओ वाई अक्ष पर हमारी जो है प्राप्त उपयोगिता का दर्शाया गया है। तो चित्र से स्पष्ट है कि रोटी की प्रथम इकाई से उपयोगिता 8 इकाई के बराबर होती है। देखिए, पहली इकाई का जब हम उपयोग करते हैं तो हमें कितनी मिल रही है? 8 के बराबर मिल रही है। और दूसरी इकाई का उपभोग करते हैं तो हमें कितनी मिल रही है? 7 के बराबर मिल रही है। और तीसरी इकाई का उपयोग करते हैं तो हमें 5 के बराबर मिल रही है। चौथी इकाई का उपभोग करते हैं तो हमें 3 के बराबर मिल रही है। 5वीं इकाई का हम उपभोग करते हैं, 6ठी इकाई का उपभोग करते हैं
तो यहाँ देखिए जब छठी इकाई का हम वो कर रहे हैं तो 0 के बराबर उपयोगिता मिल रही है। छठी इकाई का हम क्या मिल रही, 0 की इकाई के बराबर मिल रही है। तो ये हमारा यही क्या हो गया, शून्य उपयोगिता है। जब छठी इकाई का हम वो करते हैं तो हमारी उपयोगिता कितनी हो गई, शून्य हो गई। और उसके बाद 7वीं इकाई का अगर उपभोग करते हैं तो 7वीं इकाई का उपभोग करने के बाद ये क्या होगा, हमारा माइनस में ऋणात्मक उपयोगिता प्राप्त हो जाएगी। तो ये चित्र के द्वारा भी इसमें दर्शाया गया है। पहली इकाई का उपभोग करने से 8 के बराबर सीमांत उपयोगिता मिल रही है, दूसरी इकाई का 7 के बराबर, तीसरी इकाई का 7 के बराबर। जैसे जैसे हम रोटी को बढ़ाते जाते हैं वैसे सीमांत उपयोगिता हमारी घटती जाती है। और उसके बाद एक बिंदु ऐसा आ जाता है जहाँ हमारी सीमांत उपयोगिता 0 के बराबर हो जाती है और कुल उपयोगिता भी हमारी जो है स्थिर हो जाती है, पूर्ण संतुष्टि की स्थिति में आ जाती है। और उसके बाद भी अगर हम इस इकाई का उपभोग करते हैं तो उसे हमें ऋणात्मक उपयोगिता प्राप्त होती है, ये माइनस में आ जाती है ये वाली, देखिए 7वीं इकाई का करने से। तो ये है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। इसमें आप चित्र के द्वारा मैं समझ रहा हूँ, अगर देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये समझ में आ जाएगा। वैसे देखिए यहाँ पे दिया है, जैसे जैसे रोटी की अधिकाधिक इकाइयों का उपभोग किया जाता है वैसे वैसे उपयोगिता घटती जाती है। छठी इकाई पर सीमांत उपयोगिता 0 के बराबर हो जाती है। यही पूर्ण संतुष्टि बिंदु कहलाता है। जो 0 की जो है स्थिति होती है वो हमारा पूर्ण संतुष्टि की स्थिति होती है, संतुष्टि का बिंदु होता है। इससे अधिक रोटी का उपभोग करने पर 7वीं इकाई का उपभोग की अनुपयोगिता ऋणात्मक में प्राप्त हो जाती है। यानी इससे अधिक अगर हम इसका उपभोग करते हैं तो ये हमारे ऋणात्मक की स्थिति में आ जाता है, यानी हमको माइनस में संतुष्टि प्राप्त होती है। तो ये हो गया सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। मैं समझ रहा हूँ कि आपको निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या होती हैं। लेकिन अब इसमें देखिए थोड़ा सा हमें और बिंदु इसमें पढ़ना है। हमको सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की कुल शर्तें भी हैं, कहाँ का किन कंडीशन में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है। तो इसमें आप देखिए सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम में देखेंगे इसकी कुछ मान्यताएं हैं। तो पहला क्या है, पहला यहाँ देखिए क्या है, वस्तुओं का उपभोग लगातार होना चाहिए, अर्थात उपभोग इकाइयों में समय अंतराल नहीं हो जाना चाहिए। वस्तुओं का उपभोग, जैसे मान लो खाना खा रहे हैं तो खाना खाने का मतलब ये है कि 1 रोटी खा रहे हैं, 2 रोटी खा रहे हैं, तो ये लगातार एक बार में जो हमें भूख लगे हम खाना खा रहे हैं तो ये एक साथ में हमें वो जो है जो 4 रोटी 5 रोटी 6 रोटी खा रहे हैं तो एक साथ में खाना है। ये नहीं है कि 1 रोटी खा लिया तो 4 घंटे बाद खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो उसमें समय में अंतराल नहीं होना चाहिए। वस्तुओं का उपभोग जब हम कर रहे हैं तो वो लगातार उपभोग होना चाहिए, तभी जो है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होगा। दूसरा इसमें देखिए पॉइंट है, उपयोग इकाइयों का आकार पर्याप्त होना चाहिए, अति लघु नहीं। उपभोग इकाई का मतलब जैसे देखिए रोटी खा रहे हैं, हम रोटी का उपभोग कर रहे हैं तो रोटी का जो हमारा उपभोग इकाइयों का जो आकार है वो बड़ा इतना होना चाहिए। ये नहीं कि एक रोटी हम इतनी बड़ी खा रहे हैं और एक रोटी इतनी बड़ी खा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। रोटी उसका आकार बराबर होना चाहिए। रोटी एकदम हमारी कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। जितनी बड़ी एक है उतनी बड़ी दूसरी, उतनी बड़ी तीसरी होनी चाहिए। ये दूसरा पॉइंट है, तब जाकर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट हमारा है, सभी वस्तु इकाइयाँ समरूप होनी चाहिए। समरूप होनी चाहिए मतलब जैसे एक रोटी अगर ये है तो अगली भी रोटी होनी चाहिए। ये नहीं कि एक रोटी खा रहे हैं और एक पूड़ी खा रहे हैं, तो ये नहीं होगा। एक जो है रोटी अगर खा रहे हैं तो रोटी ही खाना है, तो वो अगर पूड़ी खा रहे हैं तो पूड़ी ही खाना है। तो समरूप होनी चाहिए, मतलब एक तरह की होनी चाहिए उसमें। और इसके बाद है चौथी इकाई है, वस्तु के उपलब्ध स्थानापन्नों का मूल्य स्थिर रहना चाहिए। वस्तु के उपलब्ध स्थानापन्नों का मूल्य स्थिर रहना चाहिए। तो ये भी जो है होता है, वस्तु के उपलब्ध स्थानापन्न का मूल्य स्थिर रहना चाहिए। इसमें स्थानापन्न का मतलब होता है, स्थानापन्न पहले आपको बताया गया। स्थानापन्न का मतलब एक वस्तु की जगह पर दूसरी वस्तु का उपभोग, यह स्थानापन्न कहलाता है। अगर एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का अगर हम यूज़ कर रहे हैं, जिससे संतुष्टि हमें एक वस्तु मिल रही है, दूसरी वस्तु से वही संतुष्टि मिल रही है, तो दूसरी का अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसका मूल्य स्थिर रहना चाहिए। ये चीज़ है। जैसे मान लीजिए हमने बाइक है और बाइक की जगह पे हम कोई दूसरी चीज़ खरीद रहे हैं। भाई विभिन्न प्रकार की कंपनी है, बाइक है, स्कूटर खरीद रहे हैं, मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं। भाई स्कूटर की जगह अगर हम बाइक खरीद रहे हैं, हम जो है हीरो होंडा की स्प्लेंडर की बाइक खरीद रहे हैं, स्कूटर का भी वही काम है, बाइक का भी वही काम है।
तो अगर स्कूटर की जगह हम मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं, स्प्लेंडर खरीद रहे हैं, तो स्प्लेंडर का जो मूल्य है वो स्थिर रहना चाहिए, नहीं कि वो जो है हम जो है एक स्प्लेंडर हमने खरीदी, फिर दूसरी खरीदी, तीसरी खरीदी, तो ये हमें जो है स्थिर रहने का मतलब है कि जितनी कीमत पहले वाली थी उतनी कीमत तो दूसरे, तीसरे, चौथे की होनी चाहिए, ये चीज़ होता है। तो वो तभी होगा जब हम उसको कंटिन्यू करेंगे, अंतराल नहीं करेंगे। तो स्थानापन्न का वस्तु का जो मूल्य है वो भी स्थिर रहना चाहिए, इसका मतलब ये है। फिर पांचवा हमारा जो पॉइंट है, एक समय विशेष पर व्यक्ति विशेष की एक ही आवश्यकता होनी चाहिए। यानी एक समय में जब हम वस्तु का उपभोग करते हैं तो एक समय में एक ही वस्तु का उपभोग होना चाहिए। ये नहीं कि एक बार एक वस्तु कर रहे हैं, फिर दूसरी बार दूसरी वस्तु करें, तीसरी बार एक ही वजह। जैसे रोटी खा रहे तो रोटी ही होनी चाहिए, पूड़ी खा रहे तो पूड़ी का ही उपयोग होना चाहिए, ये चीज़ है। उसके बाद छठा हमारा पॉइंट है, उपभोक्ता की आय और उपभोग प्रवृत्ति स्थिर रहनी चाहिए। उपभोक्ता की आय और उपभोग प्रवृत्ति स्थिर रहनी चाहिए। उपभोक्ता की जो आय है स्थिर रहनी चाहिए और उपभोग की प्रवृत्ति वो भी स्थिर रहनी चाहिए, तब ये सीमांत उपभोक्ता ह्रास नियम लागू होगा। और उसके बाद है, उपभोक्ता के फैशन, रुचि और स्वभाव में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन अगर लागू होती है, ये कंडीशन अगर है, तभी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का जो है ह्रास नियम लागू होगा। अगर इनमें अंतर आ जाता है, ये जो सारी चीज़ें आपको बताई गई है, अगर इनमें अंतर हो जाता है तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता है। तो ये मैंने आपको सारणी के द्वारा से, डायग्राम के द्वारा से उपयोगिता ह्रास नियम का जो है की व्याख्या कर दी है, समझा दी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप ज़रूर समझ गए होंगे या समझ जाएंगे। इसका 2-3 बार रिवीजन कर लीजिए, अभ्यास कर लीजिए, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। बहुत आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तब। तो आज का काम यहीं पर जो है समाप्त होता है। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू।